नियोजित तरीके से फिर स्टेबलाइज करना, देखो इम्प्लीमेंट करना। देखो मेरा ये कहना है कि कई हाँ, तरीके के लोग होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और क्राइम हाँ, फ्री भारत पर अपलोड होती है, जस्ट आपको पुनः स्मरण कराने के लिए। हाँ, और क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक ऊर्जा है, हम रहे हम्म, ना रहें, हमारे थॉट और हमारी ऊर्जा शायद जो है इस धरा पर मार्गदर्शन का काम करे। श्योर, बिल्कुल। और दूसरा मेरा मानना ये है कि हम बड़ी आसानी से ये परिवर्तन ला सकते हैं। हम हम्म, लोगों को एक सरल प्रक्रिया हमें देना होगी। हम्म, देखो, जैसे आप याद करें, पुराने समय में एक किंवदंती आपने सुनी होगी, माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी होगी, जिसमें हम्म, नारद जी जो है मृतलोक का भ्रमण करने आते हैं, लोगों को नाना तरह के दुख भोगते देखते हैं, वो इतने दुखी हो जाते हैं कि विष्णु लोक जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान, आपके मृतलोक हम्म, में लोग बाग इस तरीके के कष्ट पा रहे हैं, उनके कष्ट को दूर करने का कोई सरल सा उपाय बताइए। हम्म, तो भगवान उनको जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का सरल उपाय बताते हैं। हम्म, मैथिली शरण गुप्त ने उन्हीं ईश्वर की प्रेरणा से इस कलयुग की नए युग की सत्यनारायण कथा, जिसमें ना कथा है ना सत्यनारायण भगवान है, केवल अच्छे भारत का संकल्प है, उसे लेने से सभी तरीके का कल्याण हो जाएगा, ये देश बदल जाएगा। और सबसे लेकिन सुंदर बात जी, किरण जी ये है कि किसी को भी अपना ना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना कोई क्रियाकलाप बदलना है। यहाँ तक कि यदि वो दुष्ट है, दुर्जन है, अपराधी है, बाहुबली है, यदि वो अपने बच्चों को अच्छे भारत के लिए, अच्छा भारत का संकल्प लेके उन्हें जोड़ सकता है, तो ऐसा दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति भी ग्राह्य है। ऐसा व्यक्ति जो आज की दुष्ट व्यवस्था में किसी राजनीतिक पार्टी का, धार्मिक संगठन का, सामाजिक संगठन का अंधभक्त बन गया है, तो हमारा सिस्टम तो कह रहा है कि भाई साहब आप अंधभक्त बने रहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी की दरियां बिछाइए, कुर्सी लगाइए, सामियाना लगाइए, नारेबाजी करिए, भीड़ का हिस्सा बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी ना अंधभक्ति बदलने की ज़रूरत है, ना सनिष्ठा बदलने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, और हमने एक ऐप दिया है, उसके माध्यम से यदि अपने लोगों को जोड़ लेंगे, तो सत्ता का ताज भी मिलेगा। हम्म, मैंने वो सब दस्तावेज आपको भेजे हैं। पहला हम्म, दस्तावेज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम कितनी दुष्ट व्यवस्था में जी रहे हैं, और हमारे राजनेता, जिनका हम नाम लेके, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, उन सब लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। डरे हुए अंग्रेज, जो भारतीयों की बगावत के कारण, हमारी नौसेना के बगावत के कारण, जिन्होंने 17 बेसिस पर कब्जा कर लिया था, जो इतने डर गए थे कि उन्हें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास जाना पड़ा और कहा कि भैया मैं आपको जो है इंटरिम सरकार दे देता हूँ, इनको आप अपील करो कि ये शांत हो जाए। ऐसे डरे हुए अंग्रेजों से इन दुष्ट लोगों ने हाथ मिलाकर अपने देश को 565 रियासतों में बंटवाते हुए और 2 डोमिनियन में बांटने का जो है अनैतिक कार्य किया है। देखिए, मैं पास्ट में बहुत, मतलब जो अभी कुछ वर्षों का पास्ट है, मैं उस व्यवस्था की बात ही नहीं करना चाहूंगी कभी भी। इसीलिए क्योंकि ये हमारा जो कालखंड था, ये हमारा कालखंड, हमारे भारत का ये परिदृश्य नहीं था, जी ये इमेज नहीं थी भारत की। जी इसलिए जो घटनाएं घट चुकी वो काल्पनिक समझिए और उसे भूल जाना चाहिए। जो हमारे भारत का एक मैप था पहले, जो भारत की स्थिति परिस्थितियां थी, जो गौरव था, जो आदर्श समाज था पहले, उस समाज की हम बात करें, ना कि हम जो बीच में कालखंड हमारा रहा है बुरा, उस कालखंड को हमें हम याद करें। हमें किरण जी कोई भी बात नहीं करना है। हम तो एक छोटा सा उपाय, हम हमें तो सिर्फ एक, इतनी ही बात करनी जस्ट है कि जस्ट सम जस्ट विचार, हाँ हाँ सम विचार, सम हृदय कैसे हो लोगों का,
जब तक सम विचार सम हृदय नहीं होगा, नहीं, कोई हृदय नहीं खोलना है। मनुष्य में मानवता जब तक आप मनुष्य के विचार को, मनुष्य जीवन को जब तक नहीं जगाएंगे, उनका अध्यात्म नहीं जगेगा, तो वो समभाव की भावना बिल्कुल नहीं रख पाएगा। भेदभाव तब होता है जब हम डिफरेंस करते हैं, जब हमें लगा कि सिर्फ इसका रंग अलग है लेकिन तासीर एक ही जैसी है सबों की जी। तो व्यक्ति एक दूसरे से मतलब मेल जोल बढ़ाता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखता है। वातावरण शुद्ध कहाँ है? यहाँ पर मन हमारा अशुद्ध है जी, विचार हमारे शुद्ध होते जा रहे हैं। तो वी नीड टू बी सिमिलर। मनुष्य को मनुष्यता जब तक उसके अंदर दया भाव नहीं आएगी, एक दूसरे के लिए हम हेल्पिंग हैंड नहीं बनेंगे, सम विचार नहीं होगा, उसके लिए प्रेम नहीं रहेगा, तो हाउ कैन वी ड्रीम फॉर सच एंड सच सोसाइटी व्हिच वर देयर इन द सतयुग काल? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं क्या? आप अवश्य बताएं। एक बार और मैं बोलना चाहूंगी जी। पब्लिक को तो ठीक है, लेकिन हमारे इम्प्लीमेंट कौन करता है? सरकार के मंत्री करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। जो ऑन सिटिंग पोजीशन पर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पहले उनको समझाने की आवश्यकता है। किसी को नहीं समझाना है, पहले उनको बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन भी क्षणभंगुर है, ये पद पोजीशन क्षणभंगुर है तुम्हारा। तो अपने पद पे रहते हुए तुम पहले अच्छे काम करो, साबित करो कि तुमने इस पद को पाया है तो किसी अच्छे कर्म के लिए, कर्म करके तुमने पाया है। तो अब अच्छे कर्म करो ना, बुरे कर्म क्यों करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं पाया है। उन्होंने किसी अच्छे कर्म करने के लिए भी नहीं पाया है। उन्हें आज की परिस्थितियों में ये लगा कि वो कुछ कंपटीशन देकर क्या कर सकते हैं, उसे उन्होंने करने की कोशिश की है। हो सकता है प्रारब्ध में राजयोग लिखा हो, प्रारब्ध की नहीं, ये चक्कर में मत जाइए, ये राजयोग और इन सब चीजों से अपन नहीं, परम प्रारब्ध को हम कैसे बोल सकते हैं? किरण जी, आपने अपनी बात कही, जरा मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ कि जिनको आप बड़ा मान रहे हैं वो बड़े नहीं हैं, छोटे चरित्र के लोग हैं। उन्होंने अपने लाभ के लिए एक कंपटीशन एग्जामिनेशन दिया और उन्होंने जो है इंटरव्यू में बड़े बड़े समाज सेवा की, राष्ट्र सेवा की बातें कहीं और वो इंटरव्यू के साथ ही समाप्त हो गई। उन्होंने रियल जीवन में उन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बनना ज़्यादा फायदेमंद माना और अपने आप को मल्याईदार पोस्टों से सुशोभित किया और उसे महिमा मंडित किया। तो इन्हें बड़ा मत मानिए। मैं बड़ा नहीं मानती किसी को। मैं ये कह रहा हूँ, ना राजनेता बड़े हैं, ना प्रधानमंत्री बड़ा है, ना मुख्यमंत्री बड़ा है, ना मंत्री बड़ा है, और हमारे संविधान ने भी इन्हें बड़ा नहीं बनाया है। अच्छा किरण जी, मैं आप बहुत समझदार हैं, आप जो है दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाती हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका मुझे जवाब दें कि हमारे देश के संविधान ने माननीय प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्तियाँ दी हैं आपकी समझ के अनुसार? देखिए, इस पे मैं कहाँ पढ़ूं? जितनी शक्तियां उनके सारे डेमोक्रेसी को आप अपने हाथ में, जितने भी संस्थाएं हैं जो देश हित में काम करती है, पब्लिक हित में काम करती है, सबको अपने नियंत्रण में रख लेंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने एक हिटलर और स्टालिन को लेकर किरण जी, मेरा प्रश्न बहुत एकेडमिक है, सरल है, संविधान में लिखी हुई बात पूछ रहा हूँ मैं कि संविधान में देश के प्रधानमंत्री को क्या शक्ति दी हुई है? ये इतना छोटा सा प्रश्न है मेरा। जनसेवा की शक्ति, और क्या शक्ति है उसके पास? ये तो आपकी जनरल बातें हैं, ये तो भावना वाली बातें। मैं भावना वाली बातें नहीं कह रहा। संविधान में तो बहुत चीजें हैं। संविधान की उपयोगिता किसके पास है आज? संविधान की बात मानता कौन है? उल्टा कह रहा हूँ, संविधान में कुछ भी नहीं है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर को केवल एक ही शक्ति दी है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नामित करने की। एग्जैक्टली। ही इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होने के नाते he can communicate the decision of his मंत्रिपरिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मतलब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम नामित कर सके, और इसके बाद जितनी भी शक्तियां विद्यमान हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, उनकी सामूहिक शक्ति में है।
हाँ हाँ। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत हैं। अब मेरा प्रश्न है कि यदि हम लोग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शक्ति है और प्रधानमंत्री में हमारे संविधान में व्यक्ति विशेष में कोई शक्ति नहीं दी है, सामूहिक शक्ति दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और वो कुछ भी निर्णय लेने के लिए विद इन द शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 और 2 और 3 के तहत सभी निर्णय लेने के लिए वो सक्षम है, राइट? लेकिन कौन सक्षम है? प्रधानमंत्री नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। जिसने बनाया उनको प्रधान सेवक। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ, इसलिए उनको प्राइम कहा जाता है नहीं, ना, अब प्राइम मेरा मिनिस्टर। हाँ। असली प्रश्न तो अब आ रहा है। तो जब 1948 में हमारा देश की सेनाएं जीत रही थी और माननीय परम पूज्य प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किस संविधान की शक्ति के तहत अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई सलाह नहीं ली, माननीय गृह मंत्री तत्कालीन सरदार पटेल से कोई सलाह नहीं ली, और जाके ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम की घोषणा की। किरण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये शक्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में संविधान ने निहित की थी क्या? क्या जवाहरलाल नेहरू जी का ये कृत्य पूरी तरह से वर्तमान संविधान के तहत भी असंवैधानिक था कि नहीं था? नहीं, असंवैधानिक था कि नहीं था? जी जी, अवश्य। तो यदि हमारे उस समय जो लोग थे, यदि वो इसकी भर्त्सना करते और कहते कि ये आपका संवैधानिक कृत्य है, तो शायद आज के बहुत सारे जो गलत निर्णय हैं वो नहीं होते, क्योंकि अधिकांश निर्णय जवाहरलाल नेहरू ने प्राइवेसी में बिना किसी को सलाह किए वो सब निर्णय लिए हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? तो मेरा कहना ये है, बहुत सिंपल सी बात मेरी ये कहना है कि उस परिस्थिति में हम लोगों ने तो वैसा किया नहीं। जो सही बात जिसने कैसे करने की कोशिश की, जिसने सही किताबें लिखने की कोशिश की, वो सब चीज़ें जो है उन्हें उस समय बंद कर दिया गया और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि हम जब तक संविधान को नहीं समझेंगे, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तो ये छोटे चरित्र के घटिया लोग जिन्होंने इस देश को जाति, धर्म और संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में बांट दिया है और उसी आधार पर ये लोगों को चयनित करते हैं, ये आपको कुछ भी अच्छा काम नहीं करने देंगे। किरण जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आज का जो 2024 का पार्लियामेंट गठित हुआ है, इन दुष्टों ने उसमें 251 सांसद जो आपराधिक चरित्र के इकट्ठे कर लिए हैं। इनमें से 170 सांसद तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे। और किरण जी, आपको ताज्जुब होगा कि इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं कि इन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है। वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर इन राजनेताओं के संरक्षण में पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूं, अभी वर्तमान में मतलब क्या उम्मीद लग रही है आपको? मुझे किस तरह उम्मीद की लग योजना रही बना है रहे हैं? कि मैं सभी वर्तमान की राजनीतिक योजना क्या पार्टियों है के आपकी? सभी राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित कर सकता हूं यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेकर अपने लोगों को जोड़ें। हम नहीं, तो दुनिया को जोड़ने ना जाएं, हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से हम इतने वर्षों में जुड़े रहे हैं, केवल उन तक संदेश पहुंचाना है। अच्छे भारत का क्या कॉन्सेप्ट है वो पहुंचाना है। उसमें जो 5 बड़े मौलिक अधिकार मिल रहे हैं वो समझाना है। 21 महालक्ष्यों के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है वो समझाना है।
बात समझ रहे हैं आप? और यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो भी चिंता नहीं करना है, हमें केवल हर रविवार को अच्छे भारत का संकल्प दोहराना है। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि लोग बाग इतने दुष्ट हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं कि वो आपके साथ जो है अच्छे भारत के संकल्प में भी खड़ा नहीं होना चाहते आज के दिन में। तो मैंने कहा यदि कोई आपके आह्वान पे इकट्ठा नहीं होता है, वैसे तो आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, यदि आप जो है सत्यनारायण की कथा भी करेंगे और कहेंगे अच्छे भारत के लिए सत्यनारायण की कथा करा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ लोग तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। उन्हें यदि अच्छे भारत का 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के तहत जो प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, जो पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल रही है, जो जैविक संसार मिल रहा है, जो नई व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उनके ऊपर चर्चा करके यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे तो चंद दिनों में किरण जी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम इन सभी राजनेताओं को और सभी राजनीतिक पार्टियों को तब भी पराजित कर पाएंगे जब ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारा व्यक्ति किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएगा। हमने ऐसी रणनीति बनाई है कि इनके करोड़ों रुपए ये लुट पिट जाएंगे, फिर भी एक भी राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का विजयी नहीं होगा। तो आज मैंने जो किरण जी आपको फ़ोन किया है वो सब इसलिए किया है कि क्या आप अपने स्वजनों को, जो मैंने आपका ऑलरेडी ग्रुप तैयार कर दिया है, उसमें जोड़ पाएंगे और फिर उनके पास जो है टेलीग्राम ऐप की हमने वो ग्रुप भी बनाया है, उसकी लिंक भेजिए जिससे हमारा संवाद अपने लोगों से बढ़ सके। क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो राजनेताओं के इशारे पर अच्छे काम को ब्लॉक कर रहा है। अभी तो देखिए सर, प्रथम ये करना चाहिए कि जहां अभी जिस राज्य में चुनाव है एक मिनट, वहां पर सिस्टम को चेंज करना चाहिए। कोई सिस्टम चेंज मत करिए, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प। वहां पर लोग अच्छे भारत का संकल्प एक एक राज्यों से होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि डिजिटल व्हाट्सएप पे जुड़ने से लोगों के अंदर आपने तो आधी बात सुनी। मैंने तो कहा कि हर रविवार को उनको रोस्टर के आधार पर एक जगह इकट्ठा होना है, वहां पर उस वीडियो को सुनना है जिसमें समझाया है कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा, जिसमें आपको उनसे पूछना है कि भैया आपकी परिभाषा से जो अच्छा भारत है इसमें पूरा मिल गया आपको कि नहीं मिला है। यदि उसमें से कुछ उनको लग रहा है कि नहीं साहब इसमें ये चीज़ और होना चाहिए, तो उनका वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, या तो मैं उनको जो चीज़ वो कह रहे हैं उसमें दिखा दूंगा कि देखो भैया यहाँ पर है, ये चिंता मत करो, ये मिलेगी आपको। और यदि वो कोई नई चीज़ कहेंगे तो जोड़ लेंगे। बात समझ रहे हो ना? केवल अच्छे भारत का संकल्प लेकर यदि हम जोड़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को यदि संगठित और संग्रहित कर पाएंगे तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा। इच्छा शक्ति हमारी मजबूत तभी होगी ना। विवेकानंद क्यों हुए? क्योंकि विवेकानंद जी ने ध्यान साधना की, ईश्वरी शक्ति अर्जित की, तो उसके बाद उनके सम विचार आए, हम ये ईश्वर का कार्य करने आए। जब हमारे पास ईश्वर कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी हमारे अंतरात्मा से, तो हम लाख विचार कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। आपके मैथिली शरण गुप्त ने तो आपको नए युग की सत्यनारायण कथा दी है जिसमें सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प ले लो, आप दुष्ट बने रहो, जो सोच रखते हो वही रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और यदि आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं तो किरण जी आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? इसी दुष्ट व्यवस्था में आप जूते खाइए, लाते खाइए। भारत का नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ यदि एक इतना सरल उपाय है कि अच्छे भारत का प्रति रविवार को इकट्ठे होकर संकल्प लेना है, वीडियो बनाना है और भेजना है, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, यदि इतना छोटा सा श्रम भी हम अपने लोगों को बुलाकर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने लोगों को बुलाएंगे तो कम से कम उनमें हमारा प्रेम और सानिध्य तो बढ़ेगा। आज की दुष्ट व्यवस्था में तो हमारे पास अपने लोगों से बातचीत करने का समय नहीं है, तो और कुछ लाभ हो चाहे ना हो, कम से कम अपने लोगों से तो हमारा जुड़ाव बढ़ जाएगा।
तो यदि देखिए, आप जब तक इतना व्यक्ति की चित्त शुद्धि नहीं एक सेकंड होती है मुझे ना, थोड़ा जब तक इस चित्त बात शुद्ध नहीं है, इस आपका मनोस्थिति यदि आपका प्योर आप नहीं है, मनोस्थिति को छोड़ दीजिए, हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपकी मनोस्थिति कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगी। नहीं, कैसे संभव है? ये बड़ी आसानी से संभव है। किसी के विचार को सुनकर अपने विचार को परिवर्तन करना संभव नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको विचार बदलने की जरूरत नहीं है। दिस इज टाइम बीइंग। कैसे विचार? जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, हम उस ये दुष्ट हम भावना आपका को लेकर विचार कब तक हम चलते आपका रहेंगे? विचार बाद में शुद्ध कर लेंगे ना, क्योंकि आपके पास गंदा विचार रखने का विकल्प खत्म हो जाएगा। आज उसके विचार मत बदलो। 21 दिन बाद, 9 दिन बाद, 15 दिन बाद जब हम 100 करोड़ होंगे, जब इकोसिस्टम बदल जाएगा, सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, नया आपसे इकोसिस्टम हमारी आप कर बातचीत, पाएंगे। राजनेता कैसे पराजित होंगे? यही देखिए, तो मैं स्टेट रणनीति बता रिप्रेजेंटेशन रहा होनी हूं। चाहिए। नहीं, जैसे सपोज स्टेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना, जैसे हर राज्य में हम चुनाव ये है, कह रहे उस राज्य में हैं, जितने लोगों को आपने जोड़ा है, जस्ट उनकी एक सामूहिक एजुटेशन होनी चाहिए वहां पर। बिल्कुल एजुटेशन नहीं सामूहिक करनी। उनका प्रसारण होना बिल्कुल चाहिए, लोगों को संबोधन होनी चाहिए। किरण जी, बिल्कुल संबोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो भयानक अंधकार है। आप बताइए, नेपाल में व्यवस्था तुरंत परिवर्तन कैसे हुई? ठीक है, सोशल मीडिया से लोगों ने जुड़े, एक दूसरे को एड्रेस किया, उसके बाद सड़क पर आए। सड़क पे आना ही पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा, यही तो अधिकार लेने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा, कुछ काम करने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ता है। यदि आप अच्छा भारत का संकल्प ले लीजिए। घर में बैठे बैठे क्या हो सकता है? घर पे नहीं बैठना है ना, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को हर रविवार रिश्तेदार करके नहीं संकल्प सुनता लेना है। आप जो है दुष्ट लोगों के सामने क्यों जाना चाहते हैं, जिनके पास आपका परिवार, आपका मित्र तभी सुनेगा जब आप उस योग्य हो जाएंगे। नहीं सुनने दीजिए। आप देखिए, मेरा तो कहना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकती हैं किरण जी, तो आप इसी दुष्ट व्यवस्था में जिए ना। क्योंकि हर व्यक्ति आज हर व्यक्ति हैंड टू माउथ होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था, लोगों के पास अर्थ कमजोर होता जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार दे देंगे। लोग बात तो आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम आपका पोटेंशियल नापेंगे और उसका रोजगार आपको देने का मौलिक अधिकार दे रहे हैं। भारत सरकार क्या कैसे देंगे आप पैसा? नहीं, ये कैसे संभावना बनेगी? कैसे लोग विश्वास कैसे करेंगे? आप कैसे रोजगार देंगे? पढ़ लीजिए, फिर हम लाइव चर्चा करेंगे। आप उनको एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से और अपने प्रश्न भी लिख लीजिए आप। नहीं, हमारी बातचीत तो हुई थी आपसे इस विषय पर, आपने बताया था। उस बातचीत से कुछ हुआ नहीं ना। आपने हर रविवार पे अपने लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया, उनको इकट्ठा नहीं किया। नहीं, मेरे पास देखिए, मैं भी मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, लेकिन अपने लोगों को इकट्ठा करके सत्यनारायण की कथा या किसी अन्य माध्यम के बहाने से उन्हें बुलाकर अच्छे भारत का संकल्प नहीं दिला सकते हैं। मैं तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं तो स्पिरिचुअलिटी बहुत चाहती हूँ कि वैदिक व्यवस्था समाज में हर व्यक्ति के अंदर वैदिक व्यवस्था, वैदिक जीवन जिए वो। मैं तो अपने लेवल से कार्य कर रही हूँ, मेरा अपने पत्रकारिता के अलावा और भी कार्य मैं करती हूँ। आपका वैदिक जीवन अपने आप जमीन पर उतर जाएगा। यदि इस छोटे विचार से आपका जीवन बदल सकता है तो आप उन दस्तावेजों को पढ़ लीजिए। व्यक्ति जब तक स्वाध्याय नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करेगा, अपने वेद पुराणों को नहीं पढ़ेगा, देखिए परिवर्तन कैसे हो सकता है उसके जीवन में? हम अ नहीं जानेंगे तो अ से आम कैसे जानेंगे? मैं ये कह रहा हूं, हमने वो सब मॉडल्स दस्तावेज के फॉर्म में आपसे आज शेयर किए हुए हैं। अच्छा। आप उनको ध्यान से पढ़ो, फिर अपने प्रश्न बनाओ कि मैंने आपका मॉडल पढ़ा, उसमें हमें ये चीज़ ठीक लग रही है, मुझे संदेह है कि ये कैसे होगा। वो मैं आपको लाइव चर्चा में एक्सप्लेन करूंगा। वो लाइव चर्चा यूट्यूब चैनल पर रिले भी होगी। यदि आप अपने प्रियजनों को अपने उसकी लिंक भेज देंगे तो वो यूट्यूब पर भी सुन सकेंगे और उसमें पैनल पे आने की भी लिंक है। तो आपके जुड़े लोग पैनल पे आके अपना प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं, उन्हें चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज करें ना अपन। हम चंदा इकट्ठा करके लोगों को इकट्ठा करें और जो है ना वहाँ दिल्ली ले जाएं। अन्ना जी की जैसे लोगों पर जो है ना, जब ये दुष्ट लोग लाठियां चला के ऐसी लाठियां भांज सकते हैं कि रामदेव महाराज को महिलाओं की ड्रेस में कुर्ता सलवार कुर्ता में भागना पड़े, तो इनको आप हल्के से मत नापिए। आप नेपाल और बांग्लादेश की तरफ मत देखिए। मैं तो आपको गारंटी ले रहा हूं ना, चंद दिनों में हो जाएगा। आपको हम जो छोटा सा मार्गदर्शन दे रहे हैं
उसे केवल पालन कर लीजिए और जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। देखिए, हम आपकी ना सोच बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं। यदि आप किसी के अंधभक्त हैं तो बने रहिए, दरिया बिछाने में आनंद आता है तो बिछाते रहिए, यदि कुर्सियाँ लगाने में आनंद आता है तो लगाते रहिए, यदि आपको जो है ना उनके नारे लगाने में आनंद आता है लेते रहिए, यदि भीड़ बनाने में आनंद आता है लेते रहिए। हम एक भी चीज़ आपकी नहीं बदल रहे हैं, फिर क्या इशू है? इस पर किरण जी हम विस्तार से लाइव चर्चा करेंगे। आप इस पर विचार कर लीजिए, 2-3 दिन इसको अध्ययन कर लीजिए, अपने प्रश्न छांट लीजिए, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। और यदि आप उससे आगे बढ़ के और कुछ करना चाहते हैं तो रिफाइनमेंट की जो टास्क फोर्स है उसका हिस्सा बना देंगे। ठीक है, जी, बातचीत करती हूँ, चलिए पढ़ूंगी, चलिए, देखती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।